नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं। हिंदी व्याकरण में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज से हम हिंदी व्याकरण की ओर हम ध्यान देंगे, एक एक भाग लेंगे। आज हम भाग लेने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में, उसमें से वर्णमाला है। तो देखिए, व्याकरण का महत्व तो हिंदी में कितना होता है। किसी भी भाषा में व्याकरण अत्यधिक आवश्यक एक हिस्सा होता है। किसी भी भाषा में, कौन सी भी भाषा ले लो, उसमें व्याकरण जो है वो एक आवश्यक हिस्सा होता है। किसी भी भाषा का कर सकते हैं हम भी। हमें किसी भाषा को पूर्ण रूप से जानना है तो उसके बारे में सीखना तो व्याकरण होना जरूरी है। यानी कौन सा भी भाषा हो तो हमें सीखना है तो उसके व्याकरण आना बहुत जरूरी है। तो चले, आज हम हिंदी भाषा को पूर्ण रूप से आज से हम जानना शुरू करेंगे, क्योंकि उस भाषा को जानना है तो व्याकरण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना व्याकरण की उस भाषा का अर्थ पता लगाना नामुमकिन है। इसलिए व्याकरण का अत्यधिक महत्व है। बिना व्याकरण की भाषा है वह महत्वहीन होती है। यानी व्याकरण बिना भाषा महत्वहीन होती है और वह मान्यता भिन्न भी होती है और उसको मान्यता भी नहीं मिलता है। एक केवल क्षेत्र विशेष की बोली कहलाती है, वह भाषा नहीं की जा सकती, वह भाषा नहीं की जा सकती। तो आज हम हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम वर्णमाला के बारे में जानकारी लेंगे। वर्णमाला कितने हैं, उसमें से स्वर और व्यंजन, इस सब के बारे में आज हम, मेरे छात्र और छात्राएं, आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं। तो वर्णमाला के साथ ही हम प्रारंभ करेंगे। भाग 1, वर्णमाला की परिभाषा। अब हम वर्णमाला की परिभाषा देखेंगे। प्रत्येक भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। प्रत्येक भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। यह ध्वनियाँ वर्ण अथवा अक्षर कहलाती हैं। यह ध्वनियाँ वर्ण अथवा क्या कहलाती हैं? अक्षर कहलाती है। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, बताइए भाषा किस पर आधारित है? भाषा ध्वनियों पर आधारित है। ध्वनियाँ जो है वो किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर को ध्वनियाँ कहलाती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए विभिन्न चिन्हों को काम में लाया जाता है, जिन्हें लिपियाँ कहा है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए विभिन्न चिन्हों का उपयोग किया जाता है, उन्हें लिपियाँ कहा जाता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए जो हमने बोले, हम बोलते हैं वो ध्वनि है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ छात्र और छात्राएं, ये ध्वनि है। इन्हें लिखने के लिए विभिन्न चिन्हों का काम में लाया जाता है। जो चिन्ह है, 1 2, ये जो रेशा है उनको हम काम में लाते हैं। इन्हें लिपियाँ कहा जाते हैं। कौन सी लिपि है? देवनागरी है, मराठी लिपि है, अंग्रेजी है, अलग अलग लिपि होती है ना। इस प्रकार कौन सी लिपि है जो लिपि में लिखी जाती है, उससे अर्थ एक ही है, शब्द एक ही है। लिपियाँ बहुत से हैं इस दुनिया में। उर्दू का लिपि अलग है, मराठी का अलग है, अंग्रेजी का अलग है, हिंदी का अलग है, चीन का अलग है, इस प्रकार। तो आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो देखिए, वर्णमाला किसे कहा जाता है, यह प्रश्न आ सकता है। वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इतना आसान उत्तर इसका है। वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार हैं? तो इसका उत्तर है हिंदी वर्णमाला के 2 प्रकार है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार है, एक स्वर और दूसरा
व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार हैं? हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार हैं। वर्णमाला के 2 प्रकार हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हम आगे बढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती, लेने को नहीं पड़ती, दूसरे वर्णों की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण में, कौन सा भी शब्द का वर्ण का उच्चार किया तो उसमें दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, कितना सुंदर, ध्यान में रख सकते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, इसके बारे में अब हम जानकारी ले ली है। इससे उल्टा है वह जो है व्यंजन। तो चलिए, तो व्यंजन के बारे में अब जानकारी लेंगे, परिभाषा लेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यह है। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की मदद से किया जाता है। ठीक है, स्वर से बराबर उल्टा है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की मदद से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर की मदद से ही जो उच्चारण होता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो देखिए, दूसरे वर्णों का मदद नहीं लेना चाहिए, वह स्वर है, और दूसरे स्वरों का मदद लेना चाहिए, वह व्यंजन है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और 40 व्यंजन। तो कौन से हैं 13 स्वर? देखिए, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अ, आ, ई, उ, ऊ, रू, ए, ओ, औ, आहा। यह जो है, यह 13 स्वर है। इस 13 स्वर जो है वह आपको अभी मालूम हो गया है। अब 13 स्वर में अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, आहा। तो छात्रों बताएं, कितने स्वर होते हैं हिंदी भाषा में? 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, आहा। अब हम व्यंजन के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। व्यंजन 40 है। कितने हैं? 40। उसमें से यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। श के बाद श, स, ह, क्ष, त्र और ज्ञ। ये सभी मिलाकर 40 व्यंजन हैं। स्वर 13 हैं और व्यंजन 40। कभी कभी प्रश्न आ सकता है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं? तो आपको उस सवाल का जवाब देना आना चाहिए। यही स्वर और व्यंजन, इसके एक हम वर्णमाला चार्ट बनाए हैं। यानी हम उस स्वर से और व्यंजन से कौन से शब्द बनते हैं, ये भी हम अभी देखेंगे। अ से अनार या अनार का अ। आ से आम या आम का आ। ई, इमली। ई, ईख। उ, उल्लू। ऊ, ऊन। ए, एम्बुलेंस। ए, ऐनक। ओ,
उकली, औरत, अंगूठा, आहा। स्वर से बने शब्द देखे हैं, अब व्यंजन से देखेंगे। क कमल, ख खरगोश, ग गमला, घ घर, ग च चमगादड़, छ छतरी, ज जग, झ झरना और त्र ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, न बांध करना है, त तरबूज, थ थर्मस, द दवाई, ध धनुष्य, न नल, प पतंग, फ फल, ब बकरी, भ भालू, म मछली, य यकृत, र रस्सी, ल लट, व वर्दी, श शलजम, श षटभुज, स सब्जी, ह हरिण, क्ष क्षकिरण, त्र पत्र, ज्ञ ज्ञान या ज्ञानी। अभी जो पढ़ाई की वही शब्द आने चाहिए ऐसा कुछ नहीं, आप अपने अलग शब्द भी इसे बना सकते हैं। यही स्वर और व्यंजन के शब्द हैं। इसमें क्ष त्र ज्ञ स्र यह संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। क अधिक क्ष, त अधिक र त्र, ज अधिक त्र ज्ञ, श अधिक र श्र। इस प्रकार अनुस्वार, अनुस्वार अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अब अनुस्वार के हम उदाहरण देखेंगे आगे। बसंती, पंख, रंग, ढंग, गंगा, शांति। यह जो शब्द है अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी है। इसके ऊपर पंख के ऊपर है, रंग के ऊपर है, ढंग के ऊपर है, गंगा के ऊपर है, शांति के ऊपर है, बसंती के ऊपर है। अनुस्वार है ना, इसलिए इसे अनुस्वार कहते हैं। यानी अक्षर के ऊपर लगने वाले बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे चंद्रबिंदु। अक्षर के ऊपर लगे हुए अर्धचंद्र या तथा बिंदी को चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका उच्चारण नाक तथा मुंह की सहायता से किया जाता है, जैसे कि बूंद, गांव, माँ, आँख, आंगन। जैसे कि इसकी जो उच्चारण है वह नाक द्वारा या मुख की सहायता से की जाती है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। अक्षर के ऊपर लगे हुए अर्धचंद्र या तथा बिंदी को चंद्र बिंदु कहते हैं। विसर्ग, अक्षर के आगे ऊपर नीचे लगी हुई दो बिंदियों को विसर्ग कहते हैं। किसे विसर्ग कहते हैं छात्रों? अक्षरों के आगे ऊपर नीचे लगी हुई बिंदियों को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हा के समान होता है। उदाहरण के तौर पर प्रायः, अतः, प्रातः आदि। संयुक्त अक्षर, किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ देने पर संयुक्त अक्षर बन जाता है। उदाहरण के तौर पर स्वच्छ, प्रयास, समाप्त आदि। नुक्ता, अरबी फारसी भाषाओं से हिंदी में आए कुछ शब्दों में अक्षरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, इसे नुक्ता कहते हैं। फिकर, जिन, आवाज आदि उदाहरण हम ले सकते हैं। आखिर में आ वाले शब्द जो है अक्षर के ऊपर इस चंद्राकार चिन्ह का प्रयोग प्रायः अंग्रेजी के कुछ शब्दों के सही उच्चारण के लिए किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर, हॉकी, ऑफिस, फुटबॉल, हॉस्पिटल आदि। विशेष रूप से हिंदी भाषा में नुक्ता वाले ड और ढ वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है।
इनका प्रयोग सदैव शब्द के बीच में किया जाता है, जैसे कि लड़का, पढ़ना। इनका प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता। सभी छात्र छात्राएं ध्यान में रखिए, नुक्ता जो है वह लड़का ड का नीचे, पढ़ना ढ के नीचे, यानी इनका प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता, ये ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।